हेलो एवरीवन। सो एज यू ऑल नो कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ तो बंद ही है, बट इसमें कन्फ्यूजन में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने इस साल ट्वेल्थ दिया था कि उनके एडमिशन्स कैसे होंगे। जो छोटी क्लासेस है जैसे 9th 10th 11th हो गया, अब उनका तो ये है कि नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। बट जिन्होंने इस साल ट्वेल्थ दिया उनका क्या कि उनका कॉलेज एडमिशन कैसे होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होंगे। सो एक दो न्यूज़ पढ़ी थी मैंने, उसमें कह रहे थे कि अराउंड जून में होंगे या जुलाई में होंगे, समथिंग लाइक दैट। होंगे तो सही, बिकॉज विदाउट दैट एडमिशन का कोई प्रोसीजर नहीं बनता है। सो अभी जो ये घर बैठ के मजे ले रहे हो छुट्टियों में, ये सारे के सारे एकदम से निकलेंगे जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होंगे और एकदम से सारा का सारा लोड आ जाएगा। सो वट आई थॉट बेसिकली कि जब ये एक महीने का एक्स्ट्रा गैप मिल रहा है तो घर में वैसे तो आप प्रैक्टिस करते नहीं होगे कुछ, सो व्हाई नॉट जस्ट डू practice of all the physics questions like chapter wise every day, kuch questions like 20 to 30 questions every day we can discuss here only, and उसके बाद उसका एनालाइजेशन करेंगे कि हाँ कैसे क्या हो रहा है और फिर मतलब क्या सोल्यूशन है, एंड विल कंटिन्यू विद दैट। द अदर थिंग इज दैट कि आई वुड रिकमेंड कि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊंगा पहले आप उसे खुद सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन आएगा उसे पॉज करो, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर पॉज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर सॉल्व करो, एंड समथिंग लाइक दैट। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर अगर आप डेली 20 to 30 क्वेश्चन करते हो तो 30 दिन के अंदर अगर 30 क्वेश्चन लेके चलते हैं तो अराउंड 900 क्वेश्चन, दैट्स अ लॉट। आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। सो इंस्टेड ऑफ टीचिंग द टॉपिक्स एंड ऑल, I thought why not practice the questions only? Why not make you practice the questions? So today is day 1 and we'll be discussing the first chapter, that is units and measurement. I'll be continuing from 11th, वो पूरा का पूरा 12th का सिलेबस जैसे जैसे इंपॉर्टेंसेज आएंगी उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले फिर बाद में फिर ऐसे डिस्कस करेंगे। बीच बीच में कुछ टॉपिक्स भी हैं वो भी कवर अप हो जाएंगे क्वेश्चंस के साथ साथ ही, सो कंसेप्चुअली उस पर ध्यान देना। ओके, सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से ऑलमोस्ट हर साल एक से दो क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, मतलब एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके अंदर आपसे डायमेंशन से पूछा जाता है, कई बार एरर से पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में तो पक्का ही है, इनफैक्ट लाइक नीट में भी आता है और एडवांस में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट एडवांस में एक्सपेरिमेंटल बेस ज़्यादा आते हैं लाइक वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज। सो विल ट्राई टू कवर ऑल द टाइप्स, कोशिश करेंगे। दीज आर अराउंड 20 to 30 क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ मेनी, एंड विल सॉल्व देम, लेट्स सी। सो कमिंग ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक कि आप पहले इसे खुद सॉल्व करके देखें, फिर उसके बाद सोल्यूशन पे फर्दर प्रोसीड करें। आई विल गो क्विकली जैसे जैसे हम कवर करते जाएंगे। सो given that y is equals to a sin 2 pi by lambda ct minus x, where y and x are measured in the unit of length, which of the following statement is true? Remember, in these type of situation always remember कि sin या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी पर्टिकुलर वैल्यू होगी ये डायमेंशनलेस होगी, दिस इज डायमेंशनलेस। अदर थिंग, जो भी आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन की सिचुएशन होगी उसमें इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है कि आप लीटर को लीटर से ऐड कर सकते हो, लीटर को किलो से ऐड नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ए साइन। अब साइन के अंदर ये पूरी टर्म है जिसकी डायमेंशन को एग्जैक्टली सेम होना है। गिवन दैट y is equals to this, where y and x are measured in the unit of length, so basically जो y की लेंथ यूनिट है वही x की यूनिट है और a की भी वही यूनिट होगी, क्योंकि साइन के बाद ये जो पूरी टर्म है इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होने वाली है। सो x इज लेंथ और ये दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो ct खुद भी एक लेंथ होगा और t टाइम है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x एंड a। लैम्डा की यूनिट सेम होगी x एंड a के रिस्पेक्ट में। Can't say that the unit of lambda is same as that of x but may not be same as that of a. Okay, let's try to understand this. ये पूरी टर्म की यूनिट जीरो होनी चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं होनी चाहिए। 2 पाई की कुछ है नहीं, 2 पाई बाय लैम्डा ct माइनस एक्स, इसकी जो भी यूनिट है वही इसकी भी यूनिट होगी। सो बेसिकली x और ct की यूनिट सेम होगी। इस पूरी टर्म की यूनिट जीरो होनी चाहिए क्योंकि ये एंगल है इनसाइड द पार्ट। सो जो भी ct की यूनिट होगी, जो भी x की यूनिट होगी, वही लैम्डा की यूनिट होगी। सो आई कैन से दैट द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x। दिस इज करेक्ट, यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x बट मे नॉट बी सेम एज दैट ऑफ a। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये a के बराबर ही हो। where y and x are measured in the unit of length, which of the following statement is true? The unit of c is same as that of 2 pi by lambda, and this exactly the unit of lambda is same as that of x but may not be same as that of a। a से अलग भी हो सकती है क्योंकि a से इसका फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। जो भी y की यूनिट होगी वही a की यूनिट होगी।
This is for sure. So यहाँ पे lambda is same as that of x but may not be same as that of a. This is the first option, option number B. बाकी ऑप्शंस भी चेक करने चाहिए, हमेशा ध्यान रखना. द यूनिट ऑफ सी इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा. सी की यूनिट 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर नहीं, बिकॉज सी की यूनिट होगी सी टी है. सो टी अगर टाइम है तो करस्पॉन्डिंगली ये टी इनवर्स होगा, और लैम्डा लेंथ है यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा. द यूनिट ऑफ सी टी माइनस एक्स इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा. नहीं, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं होता, डायमेंशंस अलग अलग हो सकती हैं. आप लीटर को किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते हो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्शन इज बी. In the relation dy by dt 2 omega sin omega t plus phi naught, the dimensional formula, okay, from the previous knowledge again, अब इसकी dimension क्या होगी? 0. इसकी कोई dimension नहीं होगी. The dimensional formula for omega t plus phi naught, मतलब omega t plus phi naught पूरा का पूरा एंगल ही दे दिया. इट्स अ damn easy question कि omega t plus phi naught अब m0 l0 t0. So option D should be the correct answer. Moving further. A physical quantity depends upon 5 factors, all of which have dimensions. Then method of dimensional analysis. Remember that dimensional analysis सिर्फ और सिर्फ उन quantities के लिए results calculate कर सकता है या formulae calculate कर सकता है जो maximum 3 variables पे depend करें, 3 चीज़ों पे depend करें. अगर 3 से ज़्यादा पे dependent है तो फिर dimensional analysis को apply नहीं किया जा सकता result calculate करने में. So can be applied, cannot be applied. The answer is cannot be applied because there are 5 factors and 5 factors के लिए हम इस चीज़ को analyze dimension का use करके नहीं कर सकते. It is in fact one of the limitations of dimensional also, dimensional analysis. A student when discussing the properties of a medium except vacuum. A student when discussing the properties of a medium. Okay, in fact vacuum खुद भी एक medium ही होता है, but इन्होंने यहाँ पे mention कर दिया that except vacuum. हम vacuum के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. Velocity of light in vacuum is equals to velocity of light in the medium. This formula is dimensionally correct, dimensionally incorrect, numerically incorrect, both A and C. एक और चीज़ ध्यान रखना, कोई रिजल्ट अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उसका ये मतलब नहीं है वो रिजल्ट सही ही है. जैसे t इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल अपॉन जी, ये टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, बट ये रिजल्ट सही है. बट अगर मैं 2 पाई निकाल भी दूँ तब भी ये रिजल्ट डायमेंशनली सही है, बट एक्चुअल में ये रिजल्ट गलत है. So remember that thing, dimensionally correct result may or may not be correct, but a dimensionally wrong result will always be wrong. Remember that. So a student when discussing the properties of a medium except vacuum, I have mentioned velocity of light in vacuum is equals to velocity of light in medium. Now velocity of light in vacuum is equals to velocity of light in medium. Velocity of light in vacuum maximum होती है. C celeritis कहते हैं इसे, maximum. Swift इसका मतलब होता है, swift means fastest. The speed is fastest, 3.0 into 10 to the power 8 meter per second. Actual में exact ये value नहीं होती, but 3 into 10 to the power 8 meter per second हम generally लिखते हैं. इससे ज़्यादा speed नहीं होती. So velocity of light in vacuum कभी velocity of light in medium के बराबर हो ही नहीं सकता है. It will always be velocity of light in vacuum greater than velocity of light in any medium. It should be the true relation. So this formula is dimensionally correct because left hand side में भी velocity है, right hand side में भी velocity है. But this formula is numerically incorrect. That means option A is correct, dimensionally correct. Option C is correct, numerically incorrect. So effectively, as it is a single correct, so both A and C are correct. So the correct answer is D. You can directly mark it as D is the correct answer. Okay, moving further. Suppose refractive index mu is given as, refractive index होता है again same thing जो अभी हमने discuss की, speed of light in a medium divided by, speed of light in vacuum divided by speed of light in any medium. ये मैं बेसिक रिजल्ट बता रहा हूँ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नहीं. सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन एज म्यू इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर. सो अगर ये रेशियो ऑफ वेलोसिटीज है तो सबसे पहली चीज़ म्यू की कोई डायमेंशन नहीं होगी, म्यू विल बी डायमेंशनलेस. तो ये डायमेंशनलेस है, ये दोनों एडिशन है तो a भी डायमेंशनलेस होगा और b ओवर लैम्डा स्क्वायर को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा. वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स एंड लैम्डा इज वेवलेंथ. नाउ दिस इज लेंथ स्क्वायर, और इस टर्म को डायमेंशनलेस होने के लिए b को भी लेंथ स्क्वायर होना पड़ेगा. देन दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी, क्योंकि तभी एल स्क्वायर कैंसिल होंगे और ये रिजल्ट डायमेंशनलेस होगा. देन डायमेंशंस ऑफ b आर सेम एज दैट ऑफ वेवलेंथ, प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया. एरिया इज एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, एनी यूनिट यू कैन टेक एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मूव फर्दर. A physical quantity x depends on quantities y and z as follows. X is equals to ay plus b tan cz, where a, b and c are constants. Which of the following do not have the same dimensions?
Okay, cool. Coming on this, x is equals to ay plus b tan cz. What do we know कि ये cz की डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि एंगल है. वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट. ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है. जेड कांस्टेंट नहीं है, जेड की कोई भी यूनिट हो सकती है. विच ऑफ द फॉलोइंग्स डू नॉट हैव द सेम डायमेंशंस. किन दो की सेम डायमेंशंस नहीं हो सकती. ओके, सी एंड जेड की सेम डायमेंशन नहीं हो सकती है पहली चीज़, क्योंकि सी एंड जेड की इनवर्स रिलेशन हो सकता है क्योंकि इसको जेड को सी को कैंसिल करना पड़ेगा या सी को जेड को कैंसिल करना पड़ेगा. तो सी एंड जेड इनवर्स की सेम डायमेंशन है, तो ये ऑप्शन तो कट गया. इनकी डायमेंशन, सॉरी, सी एंड जेड इनवर्स की सेम डायमेंशन. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम. इनकी सेम डायमेंशन है सी एंड जेड इनवर्स. रिमेंबर इट इज नॉट जेड. एक्स एंड ए, एक्स और ए की सेम डायमेंशन. एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा गाइस, इसमें ध्यान रखना. एक्स एंड ए, एक्स और ए की सेम डायमेंशन. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन. y क्या है, y एंड z एज फॉलो. द फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स ऑन क्वांटिटीज y एंड z. अच्छा, तो y की जो भी डायमेंशन है वो ay की डायमेंशन x के बराबर होनी चाहिए. दिस इज ट्रू. सो a की डायमेंशन x अपॉन y के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए. और अगर a की डायमेंशन x अपॉन y के डायमेंशन के बराबर है तो a की डायमेंशन x के बराबर नहीं हो सकती है. दिस इज द रिजल्ट. x एंड a डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन. इन दोनों का सेम डायमेंशन नहीं है बिकॉज a की डायमेंशन x बाय y के बराबर है. बाकी देख लेते हैं y एंड b बाय a. इफ आई चेक y एंड b बाय a, so if I divide the whole relation with a, x upon a equal to y plus b by a tan cz. Now you see again x by a का जो रिजल्ट है वो y के यूनिट के बराबर होना चाहिए और वो b by a के बराबर होना चाहिए. मतलब y should be equal to b by a. y and b by a सेम है. x and b, so x और b यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय a है, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय a है. इन दोनों की यूनिट सेम है, so इफेक्टिवली x और b की यूनिट सेम होगी करस्पॉन्डिंगली. सो ये तीनों रिजल्ट्स में सेम डायमेंशन है, बट इसका जो डायमेंशन है x और a का वो सेम नहीं है. सो दिस गेट्स आउट. मूविंग ऑन, द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस रैंडम एरर. आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे ग्रेड 11 में. जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं उतने कम चांसेस होते हैं एरर आने के. और रैंडम एरर का कुछ ग्राफ भी बनता है. इफ़ यू रिमेंबर समथिंग इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, समथिंग लाइक दिस. ये कंडीशन होती है यहाँ पे दैट द नंबर जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे हम सबसे कम एरर हमें मिलता है. So to change the instrument used for measurement, to take help of experienced observer, to repeat the experiment many times and to take the average result. Correct. If we take more and more repetition, if we do more and more repetition, chances of error are very, very less. Okay, the dimensional formula for electric potential is the dimensional formula for electric potential. Okay, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, इनके पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली जेई मेंस में तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि वो समझते हैं कि आपको रिजल्ट्स याद नहीं होंगे, जो कि नहीं भी होते हैं. सो v इज इक्वल्स टू w बाई क्यू. ये होता है जनरल रिजल्ट. अगर इसकी बात करें तो q है चार्ज और वर्क होता है जूल. जूल होता है किलोग्राम, मीन्स दैट मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट fs डिवाइडेड बाय q. fs is, you can say that again force is mlt minus 2 and into l because s is displacement and q is it, so that means a is ampere and t is time. q को आप लिख सकते हो it because I is equals to q by t. So whatever the result is, क्या बना, ml cube t minus 3a ml square, sorry because एक यहाँ है एक यहाँ है, ml square t minus 3 a inverse. Option A. This should be the result. Yeah, correct. Moving further, the dimension of epsilon naught mu naught. ये previous year question है, आ चुका है एग्जाम में. epsilon naught mu naught. अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा हो तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए. 1/√μ0 epsilon naught c के बराबर होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है. 1/√μ0 epsilon naught. यहाँ पे μ0 और epsilon naught परमिएबिलिटी और परमिटिविटी है. सो मुझे epsilon naught mu naught के डायमेंशंस निकालने हैं, तो ये हो जाएगा c square is equals to 1/μ0 epsilon naught.
सो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन क्या होंगे 1/c², और c है स्पीड यानी LT इनवर्स, सो LT इनवर्स का स्क्वायर 1 से डिवाइडेड 1/c², सो इफेक्टिवली इट बिकम्स 1 ओवर यानी L स्क्वायर यानी L minus 2t². दिस शुड बी द रिजल्ट, L minus 2t². डू वी हैव एन ऑप्शन? This is the option number D. Okay, moving further. A force F, acceleration A and time t, F, A and t, force, acceleration, time are taken as the fundamental physical quantities. The dimensions of length on this system of units are, we have to find out length. Okay, in terms of these, एक ऑप्शन ये होता है आप एक एक करके सबको चेक कर लो, दूसरा ऑप्शन ये होता है आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, तो फिर मतलब उसमें क्या होता है कि आपको ना थोड़ा बहुत अगर ध्यान रहे, याद रहेगा तो चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी. फोर्स की डायमेंशन में मास आता है mLT-2, और ना तो एक्सेलरेशन में मास आता है ना ही t में मास आता है, t इज टाइम, या t इज टाइम. सो ना तो यहाँ m आता है ना यहाँ m आता है, सो फोर्स में m आता है. अब ये m रिमूव नहीं होगा ना तो a से ना t से, चाहे आप कुछ भी यूनिट लगा लो, क्योंकि इनमें आता ही नहीं है, और लेंथ में m है नहीं. सो इफेक्टिवली कोई भी ऐसा रिजल्ट जिसमें f नहीं है शुड बी करेक्ट. सो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचता है AT². लेट्स चेक, अब चेक कर लेते हैं. AT², A is LT-2, that is acceleration, and t² cancel, effectively L is the result. Length ही निकालना था शायद, yes. Okay, the dimensional formula for magnetizing field H is, again magnetizing field H is equals to B upon mu naught. ये भी एक रिजल्ट होता है, अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाता है, नॉट अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड इट्स प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज. H theoretical चैप्टर है. H is equals to B upon mu naught, और यहाँ से आपको निकालना क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है H का. सो B होता है mu naught I by 2r. बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, तो इफेक्टिवली अगर डायमेंशन चेक करना है तो mu naught I by r. सो B by mu naught हो गया I by r. दिस इज द रिजल्ट. I is एम्पियर और r is लेंथ. सो इफेक्टिवली क्या बनना चाहिए, AL inverse. This should be the result. Which one is AL inverse? दिया ही नहीं है. No, it's there. M0, L minus 1, T0, A. This is the result. Okay. Moving further, the order of magnitude of 379. Scientific notation very basic पता होना चाहिए आपको. किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना होता है. जैसे मान लो कि आपके पास एक रिजल्ट है 3789, इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका होता है 3.789 इंटू 10⁻3. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.047. सो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका होता है 4.7 इंटू 10⁻². दिस इज द वे. सो ये जो यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है इसे ऑर्डर कहा जाता है. So if we talk about the order of magnitude of 379, so 379 को लिखा जा सकता है 379 is equals to 3.79 into 10 square, so effectively the order becomes 2. This is the correct answer. Which of the following is the most precise instrument for measuring length? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट मतलब वो जो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है, वो जितना कम होगा वो उतना ही प्रिसाइज होगा. ध्यान रखना, प्रिसीजन के लिए लीस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है. लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना बेहतर वो इंस्ट्रूमेंट है प्रिसाइज मेजरमेंट करने के लिए. तो मीटर रॉड लीस्ट काउंट 0.1, वर्नियर 0.01, स्क्रू गेज 0.001. द आंसर शुड बी सी, दैट इज द स्क्रू गेज. The time dependence of a physical quantity P is given by P is equals to P naught e to the power minus alpha t square, where alpha is a constant and T is time. Then constant alpha has dimensionless dimensions of T square. Okay. Again जैसे साइन कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसके साथ जो नंबर होता है, जो उसके साथ जो भी टर्म होती है उसमें एंगल नहीं होता, मतलब वो एंगल होता है तो उसकी डायमेंशन नहीं होती. इन द सेम वे जो पावर होती है, जैसे यहाँ पे e raised to the power minus alpha t square है, this exponent, this power has to be dimensionless always. So alpha t square को dimensionless होना है. So alpha की यूनिट क्या होनी चाहिए, ये अगर टाइम है so alpha की यूनिट होनी चाहिए t to the power minus 2. So dimensions of alpha, then alpha has dimensions of t to the power minus 2. This should be the correct result.
Okay, moving on to the next question. The length L, breadth B, and thickness T of a block of wood were measured with the help of a measuring scale. The result with permissible errors in centimeter are. Okay, error है यहाँ पे. The results with क्या निकाला है? And thickness this. The percentage error in volume पूछा गया आपसे. Volume में. अब volume होता है LBH. यहाँ पे thickness दी हुई है, so volume होगा LBT. रिमेंबर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाते हैं, रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं, और फिर सब्ट्रैक्शन और एडिशन में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते हैं, हमेशा ऐड ही होते हैं, ये ध्यान रखना. रिलेटिव एरर, सो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है LBT, और मुझे परसेंटेज एरर निकालना है. रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज एरर आ जाएगा. सो यहाँ पे ये वैल्यू होनी चाहिए मेरे हिसाब से. इट शुड बी डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी प्लस डेल टी बाई टी इंटू 100. ये रिजल्ट आएगा कुछ 0.01 बाई 15.12 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 10.15 प्लस 0.01 बाई 5.28 मल्टीप्लाई बाई 100 टोटल. ओके, अदर थिंग, रिमेंबर दिस थिंग दैट कि आपको पूरा सॉल्व करके नहीं देखना है अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज नहीं है तो. 0.28, 0.35, 0.48, लेट्स ट्राई. 0.01 by 15. Okay, go from here. 0.01 by 5.28. It is 1. Imagine this as 5, imagine this as 10, and imagine this as 15, completely 15. So ये होगा 0.01 by 5, or I can say that effectively coming on the first 0.01 by 15. Just I'm taking the almost average by 10. Plus 0.01 divided by 5.28. Okay, 0.01 by 10. If you divide, it will become 1 by 1000. Here, it will become 1 by 1000. 1 over 1000. It will become, अगर मैं इसको 2 से multiply divide करूँ, so effectively it will become 2 by 1000 approximately, and it will become 1 by 1500, or I can say that 1 by 1500, और अगर 1000 की टर्म में लेके आना है तो 10 by 15,000. दिस इज द सिचुएशन. सो अगर हम इसको सॉल्व करें, सो इफेक्टिवली ये बनेगा, और ये सब मल्टीप्लाई होने वाले हैं 100 से. सो 2 0 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी पूरे में. सो अगर 2 0 कैंसिल करते चले गए तो फिर ये बना 2 by 10, 1 by 10 और 10 by 15. So if I go for a screen, let's say 2 by 10, 1 by 10 or 1 by 15 approximate result है. So it becomes 0.2 plus 0.1 plus 0.06 के आसपास. This is the result. 2 1 3 और 6, so 0.36 approximately. और फिर यहाँ पे जो मेरे पास रिजल्ट था वो था 0.35 is the closest one, so 0.35% should be the correct answer. बाकी आप अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो आप कैलकुलेट करो, बट कैलकुलेशन करना इज अ लॉन्गर वे यहाँ पे. सो दैट इज वाई अप्रॉक्सीमेट लिया जाता है. अप्रॉक्सीमेट लोगे तो ऑप्शन कोई ना कोई मैच कर ही जाएगा ऑलमोस्ट 90% केसेस में. मूविंग ऑन, वी हैव next is, if L, R, C and V respectively represent inductance, resistance, capacitance and potential difference, then the dimensions of L by R CV are the same as those of charge 1 by charge, current 1 by current. Okay, this is a really nice question. If you actually see, L by R CV के dimension हमें calculate करने हैं. आपने पढ़ा होगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग की इक्वेशन में हमारे पास रिजल्ट आता है लाइक डिस्चार्जिंग इज Q इज इक्वल्स टू Q नॉट E टू द पावर T माइनस T बाई RC. सो जो RC होती है उसकी डायमेंशन टाइम के बराबर होती है. सो RC इज टाइम. ये पोर्शन तो खत्म हो गया, ये हो गया टाइम. अब बचा L बाई V. दिस इज द रिजल्ट जिसको हमें अब ध्यान रखना है, मतलब इसका सोचना है हमें. सो L बाई V, अगर आप एक और रिजल्ट लो, V इज इक्वल्स टू होता है LdI बाई dt EMF की इक्वेशन से, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो L बाई वी आया dt बाई डी आई. सो ये बन गया dt बाई डी आई अपॉन, और यहाँ पे ये RC की वैल्यू टाइम के बराबर है. सो टाइम से टाइम की डायमेंशन खत्म. 1 बाई I, 1 बाई करंट शुड बी द रिजल्ट. दिस इज द ऑप्शन. ओके,
Next, the percentage error in the measurement of mass and speed are 2 and 3 respectively. How much will be the maximum error in the estimation of KE obtained by measuring mass and speed? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में. K इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. जब भी पावर्स इन्वॉल्व होती हैं यानी एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व होते हैं तो जो भी पावर है वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है एरर, रिलेटिव एरर के साथ. सो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है. सो 1 इंटू डेल एम बाई एम प्लस 2 इंटू डेल वी बाई वी, डेल वी बाई वी. और फिर जो भी अगर परसेंटेज एरर है तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, अगर रिलेटिव है जस्ट तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होगा. अब यहाँ पे 2% एंड 3% है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है. मास में है 2% और इसमें है 3%. सो ये बना 1 इंटू 3, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, effectively 8. This is the correct answer. Same question, you can try. An experiment measures quantities ABC, then x is calculated from, तो ये क्या हो जाएगा, a to the power half, so half into 1 plus 2 into 3. रिमेंबर, चाहे वो डिवीजन में, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको सिर्फ वही पावर्स का ध्यान रखना है. 2 into 3 plus 2 into, no, 3 into 2. Half is the power here into 1 plus 2 into 3 because 2 is the power here and error is 3, and same with 3 into 2. So 6 plus 6, 12, 12 plus half, 12.5. A should be the correct answer. The mass of the liquid flowing per second per unit area of cross section of the tube is proportional to p to the power x, and ये होना चाहिए p to the power x and यहाँ पे आना चाहिए शायद v to the power y. This should be the case. P to the power x and v to the power y, where p is the pressure difference and v is the velocity, then the relation between x and y is the mass of a liquid flowing per second. Mass flowing per second per unit area by time by area. This is the result. It should be, is proportional to pressure to the power x and velocity to the power y. Then the relation between x and y is, पहले m by ta के डायमेंशन देखो, m l minus 2 t minus 1, ये है लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन. राइट हैंड साइड के सेम होनी चाहिए अगर डिपेंडेंसी है तो, डायरेक्ट डिपेंडेंसी है. सो p रेज टू द पावर x, प्रेशर का डायमेंशन होंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, mlt minus 2 by l square. So ml minus 1 t minus 2, ml minus 1 t minus 2 to the power x और lt minus 1 velocity to the power y. यहाँ से सॉल्व करो तो m to the power x, l to the power minus x plus y और t to the power minus 2x minus y. This is the case. Yes. So मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं. अगर मैं कंपेयर करूँ तो x is equals to 1, इक्वेशन नंबर 1. minus x plus y is equals to minus 2, equation number 2, और minus 2x minus y is equal to minus 1. कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट कंपेयर किया है m के, l के और t के डायमेंशंस को. अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, 3 इक्वेशन है मेरे पास, तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो x तो आ गया 1, minus x plus y यानी कि minus 1 plus y is equals to minus 2, so y comes out to be minus 2 plus 1, effectively minus 1, and z तो है ही नहीं, so y आ गया, x आ गया. x is 1, y is minus 1, so what is the relation? x is equals to minus y. Is there a relation? x is equals to y, x is equals to minus y, y square. Correct. x is equals to minus y. This is the case. ये क्वेश्चंस ना दिखने में बड़े लगते हैं, होते बड़े आसान है और आते ही आते हैं 100%. मतलब 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का इनको रखने ही है क्योंकि सारा सिलेबस भी तो कवर करना होता है. If x and a stand for distance, then for what value of n is the given equation dimensionally correct? ये रिलेशन को डायमेंशनली करेक्ट होना है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की यूनिट सेम होनी चाहिए. द इक्वेशन इज dx by root a square minus x to the power n. जो इसकी यूनिट है वो इसकी यूनिट होनी चाहिए. x और a की यूनिट सेम है, स्टैंड फॉर डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस के रिप्रेजेंट करते हैं. ये करेक्ट है क्योंकि x और a दोनों रेशियो हैं, सेम यूनिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा. वैसे ही मतलब कोई डायमेंशन नहीं है, तो इस पूरी टर्म की कोई डायमेंशन नहीं है.
अच्छा, इन दोनों की यूनिट को सेम होना है, ए और एक्स सेम है, सो एन की वैल्यू 2 होनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ एन। पहला क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। दूसरा दिमाग आप ऐसे भी लगा सकते थे कि राइट हैंड साइड में पूरा डायमेंशन लेस है, सो लेफ्ट हैंड साइड में भी पूरा डायमेंशन लेस ही होना चाहिए। ये लेंथ है, सो नीचे भी लेंथ ही बननी चाहिए ताकि वो कैंसिल हो जाए। ए खुद लेंथ है, तो ये लेंथ का स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर है, इसका रूट होगा तभी वो एल बनेगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशन लेस, सो इफेक्टिवली इसको स्क्वायर होना जरूरी है। The internal and external diameters of a hollow cylinder are measured with the help of a vernier calipers. Okay, now देख ये क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली एडवांस्ड में, VC वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज के जो केसेस होते हैं वो एडवांस्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। Their values are 4.23 plus minus 0.01 and 3.87 plus minus 0.01. क्या है ये? Internal and external diameter of a hollow cylinder. Again पता ही होगा इतना तो आपको, this is the external diameter and one is the internal diameter, और thickness ये है, मतलब effectively cylinder इतना है, अंदर से खाली है। So okay, external दिया हुआ है this, internal दिया हुआ है this, the thickness of the wall of the cylinder, मुझे इसकी thickness calculate करनी है। So देखो ये external है, external में से मैं अगर internal को माइनस कर दूंगा so मुझे ये लेंथ मिलेगी, लेकिन उसका डबल मिलेगा। सो व्हाट एग्जैक्टली हैव टू डू, पहला काम तो ये करना है 4.23 माइनस 3.87, जो मेन नंबर है, नंबर को माइनस करना है आपको। तो जब माइनस करोगे तो रिजल्ट आएगा 0.36, लेकिन ये आपको डबल ऑफ थिकनेस दे रहा है, मुझे हाफ चाहिए, सो 0.36 बाई 2, सो 0.18। 0.18 जिसमें भी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें नहीं है, ये गलत हो गए दोनों, ये दोनों सही हो सकते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे तो एरर्स हमेशा ऐड होंगे, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो। सो 0.01 प्लस 0.01 0.02 एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है, सो ये है 0.02, सो इफेक्टिवली ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूविंग फर्दर, द डायमेंशंस ऑफ, ओके दिस IIT JEE 2000, JEE 2000 कहने का मतलब ये है JEE एडवांस, क्योंकि उस टाइम पे मेंस जैसा नहीं होता था, AIEEE होता था। द डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आर, अगर आपने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा हो तो ये होता है एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लो, कैपेसिटर कह लो, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी इज ml2t minus 2, density is mass per unit volume, so effectively m l minus 3. If you continue, if you solve this, then it comes out to be m खत्म हो गया, l बचा 5, एक सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट, ओके सॉरी माय मिस्टेक, एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी नहीं होती, ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी एनर्जी डेंसिटी, राइट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। So it becomes ml2t minus 2 divided by volume which is L cube. Yeah, now we are correct. So L cube ये बनेगा L cube L2 L minus 1 ml minus 1 t minus 2 ml minus 1 t minus 2. This is the correct result. Option C. Yeah, जल्दबाजी में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ध्यान रखना है इसका। सबसे बड़ी गलती यही होती है एंट्रेंसेस में कि क्वेश्चंस जल्दी में पढ़ा जाता है और कई बार गलत पढ़ लेते हैं, कई बार अधूरा पढ़ लेते हैं और कई बार कुछ और समझ लेते हैं। So take care of that. A cube has sides of length this. Calculate its volume. You can calculate it. A cube has sides of length 1.2 into 10 to the power minus 2, और उसके रिस्पेक्ट में आपको उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वो इफेक्टिवली ए क्यूब के फॉर्म में चला जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है ए क्यूब, एंड अगर ये ए क्यूब है तो फिर ये बना 1.2 into 10 to the power minus 2 का क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 into 1.2 into 1.2, पता नहीं मुझे क्या होता है, into 10 to the power minus 6, ये आया 1.7, 1.2, 1.2, 1.73, 1.2, पता नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लेना जो भी आएगा रिजल्ट। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये पहले तो बनेगा 1.44 into 1.2 into 10 to the power minus 6, और फिर उसके बाद 8, तो 1.728 into 10 to the power minus 6, या
या बट ये ध्यान रखना कि अगर लेंथ आपको दो सिग्निफिकेंट फिगर में दी हुई है 1.2 ओनली 2, सो रिजल्ट शुड ऑल्सो बी इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर में ही ऑप्शन होना चाहिए, ए ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वैसे इसमें चेक करो, सो 1.728, 8 से अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता भी तो 1.73, लेकिन हम 1.73 तक नहीं रख सकते बिकॉज हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर चाहिए। सो 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶, दिस इज द रिजल्ट। Pressure depends on distance as P is equals to alpha by beta exponential, that means e raised to the power minus alpha z by k theta, where alpha beta are constant, z is distance, k is Boltzmann constant and theta is temperature. Boltzmann constant होता है जूल पर केल्विन, क्योंकि E is equals to होता है 3/2 kBT, मतलब ये प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी में आता है। तो E is equals to होता है 3/2 kBT, kB is Boltzmann constant, यहाँ पे इन्होंने k दिया हुआ है। सो के की यूनिट होती है एनर्जी, यानी जूल पर केल्विन, ठीक है। सो मुझे के की यूनिट पता चल गई, थीटा इज टेम्परेचर, सो मुझे उसकी यूनिट पता है, अल्फा की नहीं पता है, जेड इज डिस्टेंस, सो जेड की यूनिट पता है। ये पूरी चीज़ को डायमेंशनलेस होना है। सो अल्फा जेड बाय के थीटा विच इज टेम्परेचर शुड बी डायमेंशनलेस। सो अल्फा की यूनिट नहीं पता, जेड इज लेंथ, सो एल डिवाइडेड बाय के यानी कि जूल पर केल्विन, सो एनर्जी दैट इज mL2T-2 और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर यानी कि थीटा इनवर्स, एंड दिस इज थीटा। सो ये तो वैसे ही वैनिश हो गया, एल से एक एल वैनिश हो गया। सो अल्फा शुड बी, क्योंकि पूरी टर्म को डायमेंशनलेस होना है, सो अल्फा शुड बी mL_T-2। ये रिजल्ट होना चाहिए अल्फा के लिए, mL_T-2। शायद सही किया ना, अल्फा जेड बाय के थीटा, अल्फा इंटू एल mL2T-2, दैट इज एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, सो इफेक्टिवली थीटा इनवर्स, दैट इज थीटा, या होपफुली। Now P is equals to alpha by beta. Alpha beta are constant, z is distance, k is Boltzmann constant and theta is temperature. The dimensions of beta, मुझे बीटा के डायमेंशंस निकालने हैं। ये पूरी टर्म तो होगी डायमेंशनलेस। सो मुझे P is equals to alpha by beta पे रुकना है। P is equals to alpha by beta। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब mL_T-2 और डिवाइडेड बाय एरिया L स्क्वायर, सो ये बना mL-1T-2। यहाँ पे है अल्फा, मुझे बीटा चाहिए, सो फिर बीटा होगा अल्फा बाय पी, बीटा विल कम आउट टू बी अल्फा अपॉन पी। ये प्रेशर है डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा इज अप mL_T-2, दोनों को डिवाइड कर दो। सो रिजल्ट आना चाहिए, एम से एम कैंसिल, L-1 ऊपर गया L स्क्वायर एंड T-2 से T-2 कैंसिल हो गया। डू वी हैव रिजल्ट? L स्क्वायर m0 L0 2 0 m-1 L-1 T-1 m0 L square d0 m0 L square d0. This should be the correct. C should be the correct result. Moving further, a wire of length L centimeter, these many, plus radius this, has mass this, maximum percentage error in density is this. मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी वो मुझे निकालना है। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी डेंसिटी वाला नहीं है, जस्ट डेंसिटी, मास डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड मास इज m एंड वॉल्यूम इज क्या दिया हुआ है, वायर है सिलेंड्रिकल, सो पाई आर स्क्वायर है। मैथ्स बहुत ज़रूरी है भाई, ध्यान रखना, फॉर्मूले याद होने चाहिए क्या किसका होता है। पाई आर स्क्वायर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज, सो पाई की कोई डायमेंशंस होगी नहीं, मतलब सॉरी पाई का कोई एरर होगा नहीं, m/r² L का एरर है। सो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी भी 1 है, सो इफेक्टिवली बन गया 1 इंटू रिलेटिव एरर ऑफ m, दैट इज 0.003 डिवाइडेड बाय 0.3, ये रिलेटिव एरर होता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, मुझे निकालना परसेंटेज एरर है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू रेडियस में एरर 0.005 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस लेंथ की पावर 1 है, सो 1 इंटू 0.006 डिवाइडेड बाय ओनली 0.06 या डिवाइडेड बाय 6, दिस शुड बी द केस।
एंड इट कम्स आउट टू बी एज 1 और ये पूरा मल्टीप्लाई बाय 100 होगा. सो ये बनेगा, ये तो आ गया 1 प्लस 2 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 6 1. सो इफेक्टिवली क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 है इफेक्टिवली, तो फिर वो हट जाएगा. सो बचा 4%. दिस शुड बी द रिजल्ट. आसान होते हैं, ज़्यादा मुश्किल आज सच होता नहीं है. कुछ 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं जो अटक जाते हैं, उनको छोड़ देना. कौन सा सारे करने हैं. Which of the following sets has different dimensions? Pressure, Young's modulus, stress. प्रेशर F by A होता है, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है. स्ट्रेस और प्रेशर की यूनिट सेम होती है, तो फिर प्रेशर और स्ट्रेस वैसे ही सेम हो गया, तो फिर इनमें तो सेम ही है तीनों. EMF पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है. हीट टाइप ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी बनती है, एनर्जी सेम यूनिट. एक ही बचा ऑप्शन, चेक करने की भी जरूरत नहीं है. वैसे डाइपोल मोमेंट Q into L होता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो EA होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो E होता है. तो E और EA की डायमेंशन तो सेम हो नहीं सकती. एनीवे, मूविंग नेक्स्ट. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है. द सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गॉज. ये हम 11th में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वी डू इट नॉर्मली फॉर द नेम सेक, but even if you ask a grade 12 kid or even a grade 11 kid, and even sometimes after when they finish the college, they don't know how to measure with the screw gauge or vernier calipers. So we should learn this, and it's an important concept. So the circular scale of screw gauge has 50 divisions. जो सर्कुलर स्केल है इस पे 50 डिविजन्स हैं. यहाँ पे ये 50 डिविजन्स हैं, एंड ये इसको मूव करते हैं, ऐसे घुमाते रहते थे. 50 divisions and pitch of 0.5 mm. 0.5 mm की pitch है. Find the diameter of sphere. Main scale reading is given as 2. जो main scale reading है वो 2 है, और फिर उसके बाद मुझे अब diameter of the sphere calculate करना है. Main scale reading is 2. This is the main scale reading you can show. ये ध्यान रखना, जब IIT के अंदर डायग्राम दिया हुआ है तो डायग्राम में भी इंफॉर्मेशन होती है, वो ध्यान रखना है, वो इम्पॉर्टेंट है. यहाँ मेन स्केल रीडिंग 0 है, बट यहाँ पे ये 5 पे कोइंसाइड कर रहा है, ये 0 पे नहीं है. ये वाला जो सर्कुलर स्केल है दैट इज नॉट एट 0, और यहाँ पे ये सर्कुलर स्केल 25 पे है. मतलब इफेक्टिवली ये सर्कुलर स्केल 20 पे ही है, क्योंकि ये 5 पे ऑलरेडी था. सो 5 का एरर है यहाँ पे. दैट वी से, यू कैन से दैट लाइक -5 और +5 जो भी है, दैट इज द एरर. सो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट LC. फिर उसके बाद मैं मेन स्केल डिवीजन देखूंगा, फिर स्क्रू गॉज यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन देखूंगा, और फिर उसके बाद हम फर्दर सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट इज लीस्ट काउंट, दैट इज पिच, मतलब जो भी वो मेन स्केल पे रीड कर रहा है. पिच मतलब कितना उसके बीच में गैप है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ डिविजन्स. अब नंबर ऑफ डिविजन्स है मेरे पास 50 और पिच है 0.5. सो इफेक्टिवली ये बना 0.5/50, और यू कैन से दैट 1/100 और 0.01. ये है मेरे पास लीस्ट काउंट. मतलब कम से कम ये स्क्रू गॉज इतनी वैल्यू को मेजर कर सकता है, कम से कम. इससे छोटी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता है. सो अगर मुझे डायमीटर देखना है तो सबसे पहले तो मेन स्केल देखो कि मेन स्केल जो है वो 2 पे कोइंसाइड कर रहा है. मेन स्केल रीडिंग इज 2 और पिच है 0.5 की. सो जो अगर मैं टोटल जो भी हम मेजर कर रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू जो भी हमें निकालनी है, सो जो वैल्यू है वो आएगी 2 × 0.5. पहला काम 0.5 की पिच है और 2 पे कोइंसाइड कर रहा है, सो 2 × 0.5 दैट इज द मेन स्केल वैल्यू. प्लस अब इसका 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में 5 का एरर ऑलरेडी था. सो एक्चुअल डिवीजन ही 25th नहीं है, 20th है. सो वी राइट इट एज 25 - 5, दैट विल बी 20 इनटू लीस्ट काउंट, कम से कम जो वैल्यू वो लेके जा रहा था, दैट इज 0.01. 2 × 0.5 effectively comes out to be as 1, plus 25 - 5, 20 × 0.01 effectively will come out to be 0.2, and this eventually will turn out to be as 1.2 mm. This should be the correct result. Option A. So ध्यान रखना, स्क्रू गॉज के अंदर पहला काम LC निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना है. डायग्राम अगर दिया हुआ है तो एरर भी चेक करना. वैसे एरर वो मेंशन भी कर देते हैं कई बार, बट ये IIT का क्वेश्चन है एडवांस्ड का, जिसके अंदर नहीं किया हुआ मेंशन, बट डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है. तो डायग्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. टेक केयर ऑफ दैट.
And okay, moving on next. A student performs an experiment for determination of g is equals to 4 pi square l by t square. ये टाइम पीरियड के रिजल्ट से सिंपल पेंडुलम से g निकाला है, बिकॉज टाइम पीरियड का जो रिजल्ट होता है वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, वहाँ से g निकाल लो. l की वैल्यू 1 मीटर है एंड ही कमिट्स एन एरर ऑफ डेल्टा एल. अच्छा ठीक है. For t, he takes the time of n oscillations with the stopwatch of least count delta t. For which of the following data the measurement of g will be the most accurate one? G will be most accurate. Okay, so अगर मैं यहाँ पे g में एरर निकालूँ del g by g, so बनेगा 4 पाई स्क्वायर में कोई एरर नहीं होगा, del l by l प्लस 2 टाइम्स ऑफ del t by t. बट चूंकि एक टाइम पीरियड तो नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस n ऑसिलेशंस करवाए जा रहे हैं, सो डेल्टा t by nt. इफ वी सी, एरर सबसे कम तब होगा जब डेल्टा एल बहुत कम हो, डेल्टा टी बहुत कम हो और एन बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में. सो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, सो डेल्टा एल सबसे छोटा, सब में सेम है 0.5, ठीक है. डेल्टा टी 0.01 सबसे छोटा है, और नहीं 0.01, 0.05, ओके. और एन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. एन इज इक्वल्स टू 50. यहाँ पे ये ध्यान रखने का. अब यहाँ पे मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो डेल्टा टी बाई एन है ये ज़्यादा किस में से है. सो फिर यहाँ पे अगर चेक करें तो 0.01 by 20 वन ऑप्शन एंड 0.05 by 50 दैट इज़ द अनदर ऑप्शन. वी हैव टू केसेस और उसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. आई थिंक इट शुड बी डी, बट लेट्स चेक. 0.05 by 50 eventually will turn out to be as 1 by 1000, and 0.01 by 20 will come out to be as 1 by 2000. So 1 by 2000 ज़्यादा छोटा है यार. डेल्टा टी बाई एन टी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. n is more, correct, correct. 0.05, n is equals to 50. 0.01 by 20, ठीक है. 0.05 by 50, so it eventually turns out to be as 1 upon 1000. ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट अगर ऐसी सिचुएशन है तो, क्योंकि डेल एल बाई एल दोनों के लिए सेम आएगा और 2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई एन टी, टाइम पीरियड जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट में वो चेंज होगा. सो डेल टी बाई टी इंटू एन. डेल टी बाई एन की वैल्यू हमने चेक की, सो इसके हिसाब से आना चाहिए 20. ओके या, सो हेयर सी शुड बी द करेक्ट रिजल्ट. लेट्स सी. यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर ऑफ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, बट लेकिन ये 0.05 का एरर है. इसकी वजह से जो ये रेशियो है वो छोटा हो जा रहा है कंपैरेटिव टू द अदर वन. अगर ये 0.005 होता, सो इन दैट केस दिस वुड हैव बीन द बेस्ट रिजल्ट. एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The diameter of a cylinder is measured using a vernier calipers. Now the second type, VC, vernier calipers, with no zero error. अच्छा, इसमें कोई zero error नहीं है. It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 and 5.15. जो वर्नियर स्केल है उसका जो जीरो लाई कर रहा है, मतलब जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15, 5.10 एंड 5.15. मतलब ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये दो पॉइंट्स बेसिकली मेन स्केल के डिविजन्स हैं. सो यानी कि 0.05 का डिवीजन है वर्नियर स्केल में, मेन स्केल में, जो भी मेरे पास मेन स्केल है 0.05 सेंटीमीटर का ऑफ द मेन स्केल. द वर्नियर स्केल हैज़ 50 डिविजन्स. ये नंबर ऑफ डिविजन्स हो गए, इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर. तो एक डिवीजन कितने पे कोइंसाइड करेगा वो हम निकाल सकते हैं. द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन. ओके, एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज, वो मुझे कैलकुलेट करना है. सो लेट्स सी फर्स्ट कि जो वर्नियर स्केल है उसके 50 डिविजन्स हैं यहाँ पे. वर्नियर स्केल हैज़ 50 divisions and which is equivalent to 2.45 centimeter. Okay, so let's see first एक division कितने के equivalent होगा. So 50 divisions 2.5 centimeter, so one division should come out to be 2.45 divided by 50, or if I multiply and divide it by 2, it comes out to be as 4.9 divided by 100, or I can say that 0.049. This is
the coincidence like where it 0.049 centimeter, that is the Vernier scale division, VSD, Vernier scale division. जो मेन स्केल डिवीजन है 5.10 और 5.15 0.05, दिस इज MSD, मेन स्केल डिवीजन, नॉट महेंद्र सिंह धोनी. So MSD minus VSD will give me least count, LC. 0.05 minus 0.049 effectively gives me 0.001, I think so, yeah, 001. ये मेरे पास है लीस्ट काउंट, मतलब कम से कम ये इतने सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, 0.001. अब मेरे को दिया हुआ है कि जो मेन स्केल है वो 5.10 और 5.15 के बीच में कोइंसाइड करता है, तो पहला काम तो 5.10 और 5.15. सो जो भी मेरे पास रिक्वायर्ड रीडिंग है वो बनेगी 5.10 प्लस 24th division of Vernier scale exactly coincides with one of the male scale division. So 24 into LC, 0.001. जो भी बना 5.10 plus 0.024. Eventually it will come out to be 5.124. This is the result. 5.124 centimeter is the diameter of the cylinder. You will have to study this Vernier scale and that means Vernier calipers and screw gauge. इस पे questions आते हैं experimental, और ये repeated questions है, ये आ चुके हैं पहले एग्जाम में. Planck's constant h, speed of light c and gravitational constant, yeah, I think ये last question होना चाहिए, yeah, thankfully. Planck's constant h, speed of light c and gravitational constant g are used to form होना चाहिए यहाँ पे instead of form a unit of length and a unit of mass. Then the correct options is R. I think okay, h होता है Planck's constant, इसकी यूनिट होती है E by nu, because E is equals to E by frequency, L से E is equals to HF, h nu. So ये बनेगा ml2t minus 2 और खुद ये t minus 1 है, so ऊपर जाएगा, so ml2t minus 1. ये Planck's constant हो गया. ओके, ऑप्शंस इज आर, ये मल्टीपल करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस भी हो सकते हैं. और सी की यूनिट स्पीड ऑफ लाइट है तो पता ही है, LT इनवर्स. एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आर यूज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ. ग्रेविटेशनल यूनिट होता है m-1 L3 t-2, शायद, आई विल हैव टू जस्ट फाइंड इट आउट. फोर्स इज इक्वल्स टू जी m and m स्क्वायर बाय d स्क्वायर, सो mlt-2, सो ये बनेगा ml4t-2 डिवाइडेड बाय m, नहीं, mlt-2, so ml3t-2 divided by m square, so m-1 L3t-2, correct, याद था मुझे. ओके, सो मुझे इन तीनों की यूनिट्स पता है, पहला काम. अब आपसे पूछा गया है कि आर यूज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड अ यूनिट ऑफ मास, देन द करेक्ट ऑप्शंस इज आर. सेम वही बेसिक मेथड, L इज प्रोपोर्शनल टू h to the power a, c to the power b, g to the power c, और इंस्टेड ऑफ, because C already यहाँ पे है, so use PQR, h to the power p, c to the power q, g to the power r. L is length, so ये बनेगा m0 L0 t0. प्रोपोर्शनल है तो फिर ये बनेगा m to the power p, L to the power 2p, t to the power minus p, c, क्योंकि ये h की यूनिट ये थी तो इसलिए मैंने ये डायरेक्टली पुट कर दिया. c is LT-1, so L to the power q, t to the power minus q, g is m-1, so m to the power minus p, no, pqr, minus r, L to the power 3r और t to the power minus 2r. ओके, सारे m वालों को कंबाइन करो, m दो ही जगह, so m raised to the power p minus r, this is 1. L raised to the power 2p q 3r, 2p plus q minus 3r, और t raised to the power minus p minus q minus 2r, minus p minus q minus 2r. तीन इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व करो. 0 0 0 नहीं, L1 है, सॉरी, 0, इसको 0 के इक्वल रखो, p इक्वल टू r आ जाएगा. इसको 1 के इक्वल रखो, p की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, q निकालो, सॉल्व करो, यहाँ से आपको L की प्रोपोर्शनलिटी मिल जाएगी, जो भी रिजल्ट होगा इसमें से. सेम यही काम आपको m के लिए करना है.
फिर से आपको प्रोपोर्शनैलिटी मिल जाएगी, जो भी ऑप्शन सूटेबल होगा वो आप मतलब लगा देना। प्रोपोर्शनल टू या ज़्यादा कुछ है नहीं। सो ये थोड़ा सा एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। Anyway, so these were some questions of units and dimension, and in the next class we'll do vectors and some mathematical analysis, mathematical tools and all. That will be tomorrow. Every day we'll be discussing one particular chapter or one particular unit. कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा questions cover करने की, क्योंकि वैसे तो आप करते नहीं हो खुद, so at least video ही देख के कर लो. Anyway, thanks for watching. Have a good day.